अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, IR, MCQs फॉर CSS पास्ट पेपर्स, CSS PMS एग्ज़ाम्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने जिन MCQs को शामिल किया है वो MCQ जो हैं वो CSS और PMS के जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो पेपर होते हैं उनमें से जो है उनकी सिलेक्शन की गई है। यकीनन आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आइए हमारे साथ और इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आप हमारा देख रहे हैं एपिसोड नंबर 12। नेक्स्ट हमारे पास है, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वडैच, और यहाँ से इस वीडियो का आगाज़ होता है। ट्रीटी ऑफ लंदन was signed on April 26, 1915, 1930, or none of them. The correct answer is 1950. The Treaty of London was signed on April 26, 1915। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है जब लड़ी जा रही थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था इटली और यूके के दरमियान, या इटली और अलाइड फोर्सेस जो थी, जो कि यूके, फ्रांस और रशिया पर मुश्तमिल थी। तो इन तीनों फोर्सेस ने जो है इटली के साथ जो है एक ट्रीटी किया, विच ट्रीटी इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ लंदन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज ओपन्ड फॉर सिग्नेचर इन 1968 and the treaty entered into force in 1980 or 1970, none of them. The correct answer is 1970। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है यानी एटमी जो मवाद है उसकी अदम फलो का जो मुआहदा था, ये साइन हुआ था 1968 के अंदर, और 1970 के अंदर जो है इस मुआहदे के ऊपर बाकायदा तौर पे अमल दरामद शुरू कर दिया गया, NPT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास CTBT यानी कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी वाज साइन ऑन 27 September 1986, 1996, or none of them. The correct answer is 1996। The Comprehensive Test Ban Treaty was signed on September 27, 1996। तो 1996 में जो है ये कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है वो साइन किया गया था। The next question is, the General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in Paris on 10 December 1945, 1948, none of them. The correct answer is 1948। 1948 को जो है 10 दिसंबर 1948 को जो है UNO का जो बुनियादी इदारा है जनरल असम्बली जो है उसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इसको जो है उसकी मंजूरी दी थी, यानी इंसानी बुनियादी हुकूक का आलमी मंशूर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्रेसिंग ए जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, ज़रा समझ लीजिएगा। एड्रेसिंग द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ कांग्रेस। द अमेरिकन लेजिस्लेचर इज़ कॉल्ड कांग्रेस। अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है, अमेरिका का जो कानून साज इदारा है, उसको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कांग्रेस कहा जाता है, और अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाई कैमरल है। द लोअर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ सेनेट। अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कि 435 मेंबर पर मुश्तमिल है, और उसकी जो टेनोर है वो ओनली 2 ईयर्स है। जबकि अपर हाउस जो है विच इज़ कॉल्ड सेनेट, उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 100, और सेनेट एक परमानेंट मेंबर है, जबकि उसके जो मेंबर्स हैं उनका जो सेनेट एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, एक परमानेंट अदारा है, और उसके मेंबर्स का चुनाव जो है फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर किया जाता है। यानी अरकान जो हैं सेनेट के वो 6 साल के लिए, जबकि सेनेट एज ए इंस्टीट्यूशन एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखता है। आइए अब इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेकर चलते हैं। वाइल एड्रेसिंग द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, जॉइंट सेशन से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि अमेरिकन कांग्रेस के जो दोनों हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोअर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस एंड सेनेट विच इज़ द अपर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, तो दोनों का जॉइंट सेशन हो रहा था ऑन मार्च 12, 1947। 12 मार्च 1947 को जो है
अमेरिकन कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो थे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक प्लान का ऐलान किया जिसको ट्रूमैन प्लान कहा जाता है। तो वो प्लान ये था कि $400 मिलियन जो हैं वो दिए जाएंगे इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर। उसने कुछ मुल्कों के लिए $400 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया ताकि उन मुल्कों की फ़ौजी हालत को बेहतर किया जा सके और उन मुल्कों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बेहतर किया जा सके। तो आपने बताना ये है कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रूमैन थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन की तरफ से मार्च 12, 1947 को जो है ये जो सपोर्ट किया गया था $400 मिलियन की शक्ल में, कौन कौन से मुल्कों को जो है ये इमदाद दी गई थी। उसमें दो ऑप्शन है, पोलैंड एंड इटली, ग्रीस एंड तुर्की। नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ ग्रीस एंड तुर्की। डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन की तरफ से जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब मुल्कों की माशी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी तो उसको थोड़ा सा सहारा देने के लिए जो है, या फिर जो एक्चुअल बात थी वो ये थी कि यूएसए को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये ख़तरा लाक हो चुका था कि चूँकि कोल्ड वार शुरू हो चुकी है और इस कोल्ड वार के दौरान जो है कहीं यूएसएसआर की तरफ से इन मुल्कों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो ना आ जाए और ये सोवियत यूनियन ब्लॉक में ना चले जाएँ। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इनको सपोर्ट करके इनकी हमदर्दियाँ जो थी वो अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा मुख्य तौर पे। एड्रेसिंग द जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑन मार्च 12, 1947 प्रेसिडेंट ट्रूमैन आस्क्ड $400 मिलियन in military and economic assistance for Poland and Italy, Greece and Turkey. None of them. The correct answer is ग्रीस एंड तुर्की, यानी तुर्की और यूनान के लिए ये $400 मिलियन की इमदाद का पैकेज जो था वो प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने दिया था। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? विद हिटलर्स इन्वेजन ऑन पोलैंड। जब हिटलर ने जो है, जो कि जर्मनी का चांसलर था, उसने जब पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया 1 सितंबर 1939 को जो है, उसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो स्टार्ट हो गई थी और एंडेड विद द जापानीज सरेंडर ऑन 2 सितंबर 1945। और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म कब हुई? इसमें अहम बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो शुरू कब हुई, तो वो है सितंबर 1, 1939। और कैसे शुरू हुई कि उसमें हिटलर जो है, यानी जर्मनी की तरफ से पोलैंड के ऊपर जो था वो अटैक किया गया था और उसके साथ सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ख़त्म कब होती है? सितंबर 2, 1945 को। 1945 को जो है सेकेंड वर्ल्ड वार 2 सितंबर 1945, तो 2 सितंबर 1945 को जो है सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई जब जापान जो है उसने सरेंडर कर दिया था, उसने अपनी बाकायदा तौर पे शिकस्त तस्लीम कर ली थी, तो उसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और नेबर एंड हैंस मार्गेंथ्यू आर द एक्सपोनेंट ऑफ रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, idealistic school of thought. None of them. The correct answer is realistic school of thought. Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Niebuhr and Hans Morgenthau are the great exponents of realistic school of thought. The next question is, the term axis of evils, axis of evils यानी शैतानी कुव्वतों का मरकज़, was first used by George W. Bush, Joe Biden. None of them. यानी ये जो टर्म है एक्सिस ऑफ ईवल, एक्सिस ऑफ ईवल की टर्म किस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस्तेमाल की थी? एक्सिस ऑफ ईवल के लिए उसने ये टर्म कब इस्तेमाल की और कैसे इस्तेमाल की, ये भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चन है, द टर्म एक्सिस ऑफ ईवल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो ये पहला ऑप्शन दुरुस्त है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो है 2002 में जो है 2002 के अंदर जो है एक्सिस ऑफ ईवल की टर्म इस्तेमाल की थी और उसने कुछ रियासतों को जो है एक्सिस ऑफ ईवल कहा था। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन भी शामिल है, उसमें भी हम इसको बात करेंगे। लेकिन जिन 3 रियासतों को उसने एक्सिस ऑफ ईवल कहा था उनके नाम हैं ईरान,
इराक और नॉर्थ कोरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ताल्लुक भी इसी हवाले से है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट था, यूज द टर्म एक्सिस ऑफ ईवल फॉर ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, ईरान, तुर्की एंड अफगानिस्तान। द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूज द टर्म एक्सिस ऑफ ईवल फॉर ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया, यानी उसने शुमाली कोरिया, इराक और ईरान को एक्सिस ऑफ ईवल कहा था, यानी बुराई का मरकज़ उसने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका मीन्स ओपननेस एंड इकोनॉमिक्स रीस्ट्रक्चरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिखाइल गोर्बाचोव, स्टालिन, नन ऑफ देम। एक तो ये है कि ये जो पॉलिसी है ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका की जो है, इसका तल्लुक यूएसएसआर के साथ है। और आपने बताना ये कि कौन से यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने ये टर्म जो थी इस्तेमाल की थी या ये जो पॉलिसी इख्तियार की थी। तो उसमें दो नाम हैं, गोर्बाचोव और स्टालिन। द करेक्ट आंसर इज गोर्बाचोव। ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका मीन्स ओपननेस एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी ये जो पॉलिसी है ओपननेस एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की, ये किस प्रेसिडेंट ने इस्तेमाल की थी? मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि 1985 से अनवर्ड जो है वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। बल्कि इसको कहा जाए कि ये यूएसएसआर के आखिरी प्रेसिडेंट भी थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रीटी डेट मार्क द फॉर्मल एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। आपने बताना ये है कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है, जो कि 1914 के अंदर शुरू हुई और 1918 के अंदर ख़त्म हुई, बाकायदा तौर पे इस किस ट्रीटी के ज़रिए जो है इसके ख़त्मे का ऐलान किया गया था? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। द करेक्ट आंसर इज़ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज पावर थ्रू colonization? The correct answer is imperialism. The correct answer is imperialism. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who was the longest serving prime minister of United Kingdom? यूनाइटेड किंगडम का सबसे ज़्यादा देर तक बतौर वज़ीर आज़म सर्विसेज देने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन था? Who was the longest serving prime minister of United Kingdom? Robert Walpole, Winston Churchill. The correct answer is Robert Walpole. The next question is, which country is known as the land of 1,000 lakes? दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है थाईलैंड, द सेकंड ऑप्शन इज फिनलैंड। द करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सर्व्ड 4 times एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हु सर्व्ड 4 times फॉर द एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 years। वो 4 साल के लिए जो है वो इलेक्ट होता है। तो हर 4 साल के बाद अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। जब अमेरिकन आइन तश्कील दिया गया 1789 के अंदर जो है, तो उस वक्त अमेरिकन आइन के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ था कि द प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 years। लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो कितनी बार मुंतखब हो सकता है, यानी 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसको मेंशन नहीं किया गया था। तो अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने अपनी पहली टर्म 4 साल की पूरी की, फिर उन्होंने दूसरी टर्म पूरी की। तो तीसरी टर्म, जब उनकी दूसरी टर्म पूरी होगी तो उन्होंने अपने आप को नेक्स्ट नए इलेक्शन के लिए बतौर उम्मीदवार पेश होने से इनकार कर दिया। और तब से ये रवायत कायम होगी अमेरिका के अंदर जो है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जो है वो प्रेसिडेंट के ओहदे पर फैज़ रह सकता है। और ये अमेरिकन जॉर्ज वाशिंगटन जो है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बना था वो बना था 1789 के अंदर। तो 1789 से लेकर जो है आप यूँ समझ लें कि 1940 तक ये रवायत कायम रही। एक तवील अरसा तक जो है कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था, जब 2 मुद्दत पूरी कर लेता तो नेक्स्ट वो प्रेसिडेंटशिप के लिए अपने आप को अलग कर लेता। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ रहिएगा। 1936 के अंदर जो है अमेरिका में प्रेसिडेंट बने थे फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जो है ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फर्स्ट टाइम इन 1936। और जब उसकी अब ठीक कर लीजिएगा इसको, 1932 है। फर्स्ट टर्म के लिए ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1932।
1936 के अंदर जो है ही वाज इलेक्टेड अगेन, तो 1936 के अंदर वो दूसरी बार मुंतखब हो गया। अब 1940 के अंदर जो है जब उसकी सेकंड टर्म पूरी हुई तो उसने थर्ड टाइम जो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर अपने आप को पेश किया एंड ही वाज इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो तीसरी बार भी जो है थर्ड टाइम भी जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया। उसकी जो थर्ड टर्म है वो 1944 के अंदर पूरी हुई और 1944 के अंदर जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए तो उसने चौथी बार जो है अपने आप को सदारती उम्मीदवार के लिए पेश कर दिया और इत्तेफाक ये हुआ कि ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फोर्थ टाइम, तो चौथी बार भी वो मुंतखब हो गया। तो इस तरह रोजवेलट जो है वो अमेरिका का वो प्रेसिडेंट है जो मुसलसल 4 बार जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, लेकिन इत्तेफाक से वो जो उसकी फोर्थ टर्म थी वो पूरी नहीं हो सकी और 1945 के अंदर जो है जब वो अपनी फोर्थ टर्म पूरी कर रहा था तो उसका इंतकाल हो गया था और फिर उसकी बकिया मुद्दत जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके वाइस प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने पूरी की थी। तो क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स बता दी हैं। हु सर्व्ड 4 times as president of USA? The correct answer is Franklin D. Roosevelt. The correct answer is Franklin D. Roosevelt. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज। इंडिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए किस शख्स ने सर्विसेज दी हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं उसने 16 ईयर्स और 286 डेज जो है वो 286 डेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को उहदे पर जो है वो सर्विसेज दी हैं, यानी 16 साल 286 दिन जो है जवाहरलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस ओहदे के ऊपर वो 16 ईयर्स एंड 286 डेज जो है वो इस ओहदे के ऊपर फैज़ रखा है। इस हवाले से आज तक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा देर तक वो इस ओहदे पर फायज़ रहने का एजाज़ जो है वो रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया सर्व्ड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया सर्व्ड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसने अगस्त 15 1947 को जो है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लिया था। तो तब से जो है ऑनवर्ड जो है एक तवील अरसा तक यानी 16 साल 286 दिन के लिए ही रिमेंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। आज की इस वीडियो का तल्लुक़ जो है इंटरनेशनल रिलेशन से लिए गए चंद इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ था जिनका चुनाव जो है CSS और PMS के एग्ज़ाम होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें से लिया गया था। उम्मीद है आपको हमारी ये मुख्तसर काविश पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आपके लिए जो हम काम कर रखे हैं वो आपके लिए किस हद तक मुफीद है और अगर इसमें कोई मज़ीद जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो उसके वाले से भी अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और दूसरी बात यह है कि हमें ज़रूर गाइड किया करें कि किस नोयत की वीडियोस तैयार की जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। मैं आजकल ज़्यादा काम जो है वो MCQs के ऊपर कर रखा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो MCQs बेस्ड होते हैं, चाहे वो 1 पेपर टेस्ट हो या बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, लेक्चरशिप के लिए जो टेस्ट होते हैं और दीगर जॉब्स के लिए भी जो है मोस्टली 100 पेपर नंबर का या 200 का टेस्ट जो है वो MCQs बेस्ड होता है। तो इसलिए चूँकि ये समर वेकेशन का सीज़न चल रहा है और इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स तैयारी भी कर रहे होते हैं तो इसलिए उनकी रहनुमाई के लिए जो है MCQs को हमने ज़्यादा जो है अहमियत दी है। आप अपना फ़ीडबैक दे के हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।